जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों ब्रीथ, जो कि हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर है 10। तो आज की क्लास में हम लोग ब्रीथ के बेसिक कंसेप्ट और 10.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है ब्रीथ, क्लास 10 का हमारा 10वां चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से सवाल कितने अभी तक पूछे गए हैं? तो आप देख रहे हैं कि 2023 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 3 पूछे गए हैं, लघु प्रश्न जो है वो 1 पूछे गए हैं और दीर्घ जो है 1 भी नहीं पूछा गया है। यानी कुल मिला जुला करके 2 और 3 5, यानी 5 नंबर का सवाल पूछा गया है 2023 में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में 2024 में तो 2 दूना 4 और 4 8 नंबर का सवाल पूछा गया है। और 2025 में 5 नंबर का सवाल पूछा गया है। और 2026 में आपका एक दीर्घ भी पूछा है, एक लघु भी पूछा है और एक वस्तुनिष्ठ भी पूछा है। यानी आपका 2026 में 5 और 7 और 4 11 नंबर का सवाल पूछा है। ठीक है, उसी तरफ दूसरे सीटिंग में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से लगभग एवरेज जो क्वेश्चंस होगा वो आपका लगभग 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी अगर इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमारा 8 से 10 नंबर जो है वो समझिए पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ब्रीथ हो गया। ये हमारा ब्रीथ हो गया। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये ब्रीथ होता क्या है? वृत्त होता क्या है? तो किसी भी तल पे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समान दूरी पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वृत्त कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त जो होता है वो किसी तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। एक निश्चित बिंदु केंद्र कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से स्थित एक निश्चित दूरी पर, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। तो एक निश्चित दूरी पर स्थित इन बिंदुओं के समूह को, ये बिंदु जो है इतने घने होते हैं, वो एक वक्र रेखा की तरह ये नजर आता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? तो किसी तल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये जो निश्चित बिंदु होता है ये हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। ये निश्चित दूरी जो होता है वो हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। और ये जो बिंदुओं का समूह है इसे ही हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रहा, ये हमारा जो है, ये जो हमारा है ये क्या है? त्रिज्या है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और इस त्रिज्या को अगर हम दुगुना कर दे, इस त्रिज्या को हम क्या कर दे? दुगुना कर दे, ये हमारा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये है आपका वृत्त, ये आपका वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त में आपका ये जो है इसे हम लोग कहते हैं परिधि। इसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और इसे सी द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो होता है वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। अगर कोई एक ऐसा रेखाखंड खींचे जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। ये जो है हमारा वृत्त का क्या कहलाता है? ये जो है हमारा वृत्त का क्या कहलाता है?
जीवा कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अगर हम वृत्त को दो बिंदुओं पर काट के ये अगर निकाल ले, ये भाग निकाल ले, ये वाला निकाल ले, तो ये क्या कहलाएगा, ये अगर हम काट के निकाल ले, ये अगर हम काट के निकाल ले, मान लीजिए ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ए बी है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चाप। क्या कहलाएगा, चाप। ठीक, अब इसका अपोजिट देखिएगा, तो ये जो बड़ा वाला भाग कहलाएगा इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, अगर हम एक जीवा एक जीवा और एक चाप का बीच का जो क्षेत्र है, एक जीवा और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, तो इसे हम लोग जो है कहेंगे वृत्तखंड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड। ठीक है, तो आप इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखिएगा तो ये भी एक जीवा है और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये एक दीर्घ चाप है। क्या है, दीर्घ चाप है। तो ये जो बड़ा वाला एरिया नजर आएगा, यानी इस जीवा और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ वृत्तखंड, ये हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ये जो छोटा वाला चाप था और ये जीवा था, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो वृत्तखंड कहलाएगा। इसे आप लघु वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। और इसी जीवा के पीछे जाइए और ये वाला चाप और ये जीवा के बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अगर ये हमारा वृत्त है, अगर ये हमारा वृत्त है और ये जो है हमारा त्रिज्या है। ठीक, और अगर हम एक और त्रिज्या खींच दें तो ये भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो ये बताइए, ये मेरा ओ हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा चाप है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा क्या है, चाप है। तो बताइए, दो त्रिज्या दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो ये क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे हम लोग त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग त्रिज्या खंड। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। अब इसी के जस्ट अपोजिट देखिए आप, अगर ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये क्या है, ये भी तो चाप है, लेकिन क्या है, दीर्घ चाप है। तो इस दोनों त्रिज्या और इस दीर्घ चाप के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। अगर हम एक वृत्त खींचे और इसके अंदर एक और वृत्त खींचे, तो ये बताइए ये जो वृत्त कहलाएगा वो कौन सा वृत्त कहलाएगा, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। हमारे पास तीन वृत्त है। अब हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते हैं, अब हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद ना करे, यानी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे, वृत्त को टच भी ना करे। एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को एक भी बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। अब हम एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ए
और बी। एक ऐसा रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे छेदक रेखा। एक अब हम एक ऐसा रेखा खींचे जो वृत्त को हम एक ऐसा रेखा खींचे जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या टच करे, कहेंगे। तो इस रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक ऐसा रेखा जो वृत्त को मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। और यह स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसी स्पर्श रेखा और इससे रिलेटेड इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है। तो स्पर्श रेखा के बारे में हमें ये क्या जानकारी मिला? हमें ये जानकारी मिला कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करे उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप हमें ये बताइए, जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को मात्र एक बिंदु पे स्पर्श करता है, वृत्त को मात्र एक बिंदु पे स्पर्श करता है। तो हमारे वृत्त पर कितने बिंदु हैं? हमारे वृत्त पर कितने बिंदु हैं? तो हमें पता है कि इस वृत्त पर जो है वो अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। और ये जो स्पर्श रेखा है वो सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त पर हम लोग जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर जो है हम लोग जो है वो कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम लोग जो है वो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सवाल हुआ एक कि एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत स्पर्श रेखा होती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है या खींची जा सकती है। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो इस स्पर्श रेखा पर बेस्ड एक थ्योरम करते हैं। तो क्या है हमारा थ्योरम? तो चलिए बच्चों, थ्योरम देखते हैं 10.1। कह रहा है थ्योरम, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ ये बिंदु हो गया P। अब बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु, ये आपका हो गया स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होगी, यानी ये जो त्रिज्या OP होगा वो क्या होता है? लंब होता है। यानी यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। ये आपका थ्योरम था। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो OP है वो एक्स वाई पर क्या है? लंब है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे क्या दिया है। दिया क्या है? तो दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में OP त्रिज्या तथा एक्स वाई स्पर्श रेखा है। ठीक है। स्पर्श रेखा है। और हम इसमें क्या करेंगे? और सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध हमको करना है ये जो OP है, ये जो OP है ये जो होगा वो लंब होगा एक्स वाई पर। ये हमें सिद्ध करना है। OP जो है वो एक्स वाई पे लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। इसके लिए हम करेंगे एक रचना। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक रचना करेंगे।
रचना हम क्या किए कि ये जो स्पर्श रेखा एक्स वाई है इस पर एक बिंदु क्यू लिए, यानी स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु क्यू लिया, एक बिंदु क्यू लिया तथा ओ क्यू को मिलाया। ठीक है, तथा एक्स वाई पे एक बिंदु क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया। इसके साथ साथ एक बिंदु यहाँ पे हम लोग लेंगे आर, यानी ओ पी बराबर ओ आर बराबर त्रिज्या। ठीक है, तो ओपी और ओ आर जो है वो बराबर होगा क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर हमें सिद्ध करना है कि ये जो ओपी है वो एक्स वाई पे लंब है, इसके लिए आप एक बात समझिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक यहाँ पे एक रेखा है, सीधी रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा यहाँ पे है और यहाँ पे एक कोई बिंदु है। अब यहाँ से अगर हम एक सीधा रेखा खींचते हैं, उसके बाद बाकी सभी रेखाएं भी खींचते हैं, ये बताइए कि इसमें ये जितनी भी रेखाएं हैं, मान लीजिए ये ए है, ये ओपी है, तो ये जो ओपी जो रेखा है क्या वो सभी रेखाओं से छोटी नहीं होगी? ये जो ओपी रेखा है क्या वो सभी रेखाओं से छोटी नहीं होगी? छोटी होगी, और जो छोटी होगी वही जो है इस रेखा पे लंब होगी, क्योंकि जो छोटी है वही सबसे सीधी है। बाकी सब जो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये सब जो है 90 डिग्री नहीं बनाएगा, लेकिन ये सीधा है यानी ये 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए ये ओपी जो है वो इन सभी रेखाओं से छोटी है, इसलिए ओपी जो है इस रेखा पे लंब है। वही चीज आप यहाँ पे देखिए, वही चीज आप यहाँ पे देखिए, अगर हम ओपी को इस OQ से अगर छोटा दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी ओपी जो है वो क्या है, एक्स वाई पे लंब है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि OP बराबर OR बराबर त्रिज्या, OP और OR जो है वो बराबर होगा क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब ये बताइए अगर हम OQ लिखना चाहते हैं, OQ अगर हम लिखना चाहते हैं तो OQ को हम क्या लिख सकते हैं, OR प्लस RQ। अगर हम OQ लिखना चाहते हैं तो OQ को क्या लिखना पड़ेगा, OR प्लस RQ लिखना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे लिख दे, अगर OQ बराबर ये जो OR है, ये जो OR है ये OP के बराबर है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं OP प्लस में RQ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? OQ जो होगा वो OP प्लस RQ के बराबर होगा। इससे ये पता चला कि ये जो OQ रेखा है वो OP, ये जो OP है उसके प्लस में उसके एक्स्ट्रा के बराबर है। इसका मतलब इससे पता चलता है कि ये जो OP है वो OQ जो है वो OP के बराबर नहीं है, क्योंकि OQ जो है वो बन रहा है OP प्लस में कुछ और जोड़ने पे बन रहा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने पे बन रहा है, यानी पक्का OQ जो है OP से बड़ा है। यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए OQ जो होगा वो बड़ा होगा OP से। अगर OQ OP से बड़ा है इसलिए OP जो होगा वो लंब होगा XY पे। यही तो हमें सिद्ध करना था कि OP जो होगा वो लंब होगा XY पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त को कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा है, एक वृत्त जो है, एक वृत्त जो है इस पर जो है अनंत बिंदु होता है। एक वृत्त पर जो है वो अनंत बिंदु होता है, बहुत सारा बिंदु होता है। एक वृत्त पर जो है वो बहुत सारा बिंदु होता है, यानी अनंत बिंदु होता है। ठीक है, और किसी भी वृत्त पर जो हमारा स्पर्श रेखा है वो किसी एक बिंदु से होकर जाता है। किसी भी वृत्त पर जो हमारा स्पर्श रेखा है, जो हमारा स्पर्श रेखा है वो किसी एक बिंदु से होकर जाता है, वो किसी एक बिंदु से होकर जाता है। जो हमारा स्पर्श रेखा है वो किसी एक बिंदु से होकर जाता है, जो हमारा स्पर्श रेखा है वो किसी एक बिंदु से होकर जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है, इसलिए वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है।
वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और स्पर्श जो रेखा होता है वो एक बिंदु से होकर गुजरता है, इसलिए वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की क्या करें, पूर्ति करें। तो पहला सवाल क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है ये वाला, और इसको दो बिंदुओं पर अगर कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, ऐसी रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ऐसी रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये P और Q पर यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वृत्त की फिल इन द ब्लैंक समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक रेखा ऐसे दे दिए, ये स्पर्श रेखा हो गया और ये जो है दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, तो हम लोग जो है किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आप तीसरी खींचने का कोशिश कीजिएगा तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो रेखा है, ये स्पर्श रेखा ना होकर के ये छेदक रेखा हो जाएगा। यह जो है वो छेदक रेखा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है वो दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा क्वेश्चन है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है और ये जो स्पर्श रेखा है, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। चलिए इसका फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने पर क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आपका केंद्र हो गया और हमें चाहिए क्या, तो इसकी त्रिज्या चाहिए। तो ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है, ये हो गया केंद्र। केंद्र आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है वृत्त के बिंदु P पर। तो ये जो वृत्त है इसका बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा आपको खींचना है एक PQ। स्पर्श रेखा क्या खींचना है, आपको स्पर्श रेखा खींचना है PQ। PQ ये हो गया आपका स्पर्श रेखा PQ, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि ये जो Q है, ये जो Q है ये O केंद्र से, O से केंद्र से Q का ये इस प्रकार है कि OQ इस प्रकार है कि OQ जो है हमारा OQ, O और Q, OQ जो है वो हमारा कितना है, OQ जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। हमें ये जो PQ है इसका लंबाई ज्ञात करना है, जहां पे हमारा जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिगर तैयार हुआ कि एक वृत्त है जहां पे OQ 12 है, स्पर्श रेखा PQ ज्ञात करना है और त्रिज्या हमारा 5 है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको ये समझना होगा दिया क्या क्या है, पहले हम लोग लिखते हैं सवाल में क्या क्या दिया। तो सवाल में आपका OP जो कि त्रिज्या है वो दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा OQ जो है वो दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, तो आपको जो है PQ ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। तो ये बताइए, हम लोगों ने अभी पिछला जो थ्योरम हम लोगों ने सिद्ध किया कि किसी भी वृत्त पर केंद्र से स्पर्श रेखा पर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। यानी ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा, यानी यहाँ पे क्या बनाएगा,
90 डिग्री बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ओ पी जो होगा वो लंब होगा पी क्यू पर, ओपी जो होगा वो लंब होगा पी क्यू पर। अगर ये जब लंब होगा, इसलिए इसलिए कोण ओ पी क्यू जो होगा वो होगा आपका 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। अगर ओपीक्यू समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो कर्ण कर्ण हमारा क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस में आधार यानी पी क्यू का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आराम से आप जो जो वैल्यू आपके पास है उसको पुट कीजिए और आंसर लाइए। तो आपके पास ओ क्यू जो है आपका कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओपी जो है आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और आपको पी क्यू जो है वो ज्ञात करना है। ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 144 माइनस में 25, और बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 144 से 125 घटेगा तो आपके पास आएगा 119, और इधर बचेगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप पी क्यू निकालना चाहते हैं, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 119। तो आपका जो पी क्यू जो कि आपको ज्ञात करना था वो आ जाएगा आपका रूट अंडर 119, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। ये आपका सवाल है जो कि आपको रचना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक वृत्त बनाते हैं, तो आप जो है एक वृत्त बना लीजिए। ये हो गया आपका वृत्त। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा और कोई एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं और कोई एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो हम लोग एक रेखा खींचते हैं। ये हो गया आपका एक रेखा। ठीक, तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया एक दी गई रेखा। ठीक, इसका कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये केंद्र हो गया ओ। ठीक, और ये जो है एक रेखा हो गया, मान लीजिए आप एल। ये रेखा हो गया एल, ये रेखा हो गया एल। अब इस रेखा एल, एक दी गई रेखा एल के समांतर एक रेखा खींचना है जो कि स्पर्श रेखा हो। तो इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना जो कि स्पर्श रेखा हो। तो ठीक है, एक रेखा हम लोग खींच देते हैं, एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। तो ये एक रेखा हो जाएगा, ये एक रेखा हो गया, इसका नाम आप दे दीजिए एम, इसका नाम हो जाएगा एम। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, और आपको एक रेखा खींचना है, ये जो रेखा दी गई इसी के समांतर एक छेदक रेखा खींचना है। तो आप एक छेदक रेखा भी खींच लीजिए, एक छेदक रेखा खींचिए। ठीक है, इसका नाम आप दे दीजिए एन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रचना। क्या करना था हमें सवाल में, सवाल में हमें क्या करना था, ये जो है ये है दी गई रेखा, दी गई रेखा, और इस रेखा के समांतर ये जो एम है वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, हो गया। और इसी दी गई रेखा के समांतर ये जो है वो आपका छेदक रेखा हो जाएगा, जो कि ये आपका मान लीजिए P है और ये आपका Q और ये R पे इसे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी छेदक रेखा हो जाएगा। तो यानी ये हो गया आपका छेदक रेखा। तो ये करना था आपको रचना। इसे आप चाहें तो प्रकार से भी कर सकते हैं। प्रकार से आप कैसे करेंगे, तो प्रकार से पहले आप प्रकार का यूज करके
जो है आप एक वृत्त बनाइएगा, प्रकार का यूज करके आप एक वृत्त बनाइएगा, प्रकार का यूज करके आप एक वृत्त बनाइएगा जिसका ये केंद्र हो जाएगा O, ठीक। और एक रेखा खींचिएगा जो कि दी गई रेखा है, तो एक रेखा खींचिएगा, एक रेखा खींचिएगा, ये हो गया रेखा, ये नाम हो गया L, जो कि क्या है, दी गई रेखा है, दी गई रेखा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि आप जो है प्रकार उठाइएगा, प्रकार उठा करके आप जो है वो केंद्र पे रखिएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रख करके एक आप ऐसे चाप खींचिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो चाप होगा इसको दो बिंदुओं पर काटेगा, यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटेगा, ये मान लीजिए P है और ये Q है, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा, उसी प्रकार को आप ये PQ को समद्विभाजित कीजिएगा, PQ को क्या कीजिएगा, समद्विभाजित कीजिएगा। तो समद्विभाजित करने का क्या तरीका है, प्रकार लीजिए, यहाँ पे लीजिए और आधा से ज्यादा रखिए और यहाँ पे ऐसे काटिए, और उसको बड़ा छोटा नहीं करना, उसी साइज को लेकर के यहाँ पे रखिए और इसको ऐसे काटिए। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा, एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। इससे आप इस केंद्र को ऐसे करके मिला दीजिएगा, ठीक। मिला देने से आपके पास क्या होगा, ये एक लंब आ जाएगा, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा कि आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है, आपको क्या खींचना है, स्पर्श रेखा, कहाँ पे, यहाँ पे खींचना है। तो आप चाहें तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना कर खींच सकते हैं, और नहीं तो आप जो है चांद की सहायता से, आप जो है चांद के यूज कर सकते हैं। आप जो है वो चांद, मेरा जो फिगर है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि हमने हाथ का यूज किया है, आप प्रकार का यूज कीजिएगा, और यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ पे आता है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर कीजिए और एक 90 डिग्री यहाँ बनाइएगा, एक 90 डिग्री यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है। तो आपको एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको स्केल का इस्तेमाल करना है, आपको स्केल का इस्तेमाल, इस दोनों बिंदु को मिला दें तो आपके पास ये एक रेखा मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। और इसको आप मिलाइएगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दी गई रेखा हो गई, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा छेदक रेखा। इसका नाम क्या दिए, तो ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप जो है आप दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, O है, P है, Q है, इसका नाम R हो जाएगा, इसका नाम S हो जाएगा, इसका नाम T हो जाएगा। और आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि कोण ORN बराबर OSM और OTL बराबर 90 डिग्री। सभी के सभी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसलिए संगत कोण के नियम से, संगत कोण के नियम से यहाँ पे देखिए ये वाला कोण संगत है, फिर ये वाला कोण, ये वाला संगत है, ये वाला संगत है, सभी जो है एक दूसरे के संगत कोण है। इसलिए ये जो n होगा वो समांतर होगा m का और समांतर होगा l का, जो कि हमें रचना करना था। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। तो इस तरह से आज का क्लास होता है यहीं पे समाप्त। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है वो सर्किल का बेसिक कंसेप्ट और हमने 10.1 जो चैप्टर है उसके 4 के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 10.2 के हम लोग थ्योरम करेंगे और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।